गुड आफ्टरनून बच्चों, माई सेल्फ लोकी जोशी। हिंदी मीडियम 12th भौतिक विज्ञान का जो मेरा आज का टॉपिक है अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग गाउस के अनुप्रयोग में आज जो है द्वितीय अनुप्रयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो अनंत आवेशित जो होगी, आवेशित एक समतल अचालक शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जिस पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हम उसको जैसा कि मैंने दिखाया है, अनंत विस्तार की एक आवेशित समतल पतली अचालक शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो द्वितीय अनुप्रयोग में कुछ चीज़ें हम आपको और ज्ञात कराएंगे। तो सबसे पहले हमने लिया एक अचालक शीट ले ली और अचालक शीट के सामने हमने एक समतल पतली शीट ले ली जो चार्जेबल है। उस पर हमारा वैद्युत क्षेत्र ई क्या है, रखा गया है आवेशित है, चार्ज शीट है। और साथ में हमको गॉसियन पृष्ठ को 3 छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना है। 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 खंडों में विभाजित कर रहे हैं। तो एक खंड का नाम है DS1, दूसरे DS2 और DS3। स्मॉल खंड है तो D के साथ आ गया, ठीक है। अब हमारा इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें प्रत्येक खंड के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपको आरोपित होगी, मतलब ज्ञात होगा। तो पहले के लिए E1 हो गया, दूसरे के लिए E2 और तीसरे के लिए E3। तो तीनों के साथ वैद्युत क्षेत्र भी हो गया। अब जब हम पृष्ठ पर ड्रॉ करेंगे तो किस प्रकार का ड्रॉ होगा, वो होगा आपका इस प्रकार का ड्रॉ। तो देखो, सबसे पहले हमने ये हो गया अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली अचालक शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमने एक समतल पतली चालक शीट ले ली और उसके सामने अचालक शीट। अब हमारा इसके बेसिस पर हमको इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमने क्या चीज़ें देखनी है, हमने बोला कि 3 गॉसियन पृष्ठ को ड्रॉ किया। तो ड्रॉ कहाँ किया, ये DS1 हो गया, ये DS2 हो गया और DS3 हो गया। और साथ में हमने एक बात क्या की है, तीनों ही पृष्ठों पर हमने 3 वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया है। तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया और ये E3 हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ हमको यहाँ पर क्या है, वैद्युत फ्लक्स का जो नियम था, किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है उस वैद्युत क्षेत्र और उस पृष्ठखंड के क्या होता है, समानुपाती या फिर मल्टीपल गुणनफल के बराबर होता है। तो फाई E बराबर E डॉट DS, उस नियम का प्रयोग करके हम इस चीज़ को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका व्यंजक हमको प्राप्त। हम लिखेंगे पृष्ठखंड DS1 के कारण या पर DS1 पर ले लेते हैं, ठीक है। DS1 पर वैद्युत फ्लक्स तो अब किसी चल रहा है, तो स्मॉल पृष्ठखंड पर हमारा जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा d phi E, ठीक हो गया। और ये पृष्ठ किस पर 1 के लिए है, तो इसको E1 दे देंगे। तो d phi E1 इज इक्वल टू हो जाएगा, आपका फॉर्मूला होता है E डॉट DS होता है, ठीक है ना, E डॉट DS। तो ये E1 हो जाएगा और ये DS1 हो जाएगा। इसी चीज़ को फिर हम ओपन करेंगे तो E डॉट प्रोडक्ट कॉस ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा E1 DS1 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा। तो प्रारंभ में जो हमारा DS1 पृष्ठखंड है, इस पृष्ठखंड पर जो आपका एंगल है, एंगल इनके बीच वैद्युत क्षेत्र और DS के बीच जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री का, क्योंकि एक ही ओर जा रहे हैं या समांतर हैं। तो समांतर दिशाओं पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, सेल्सियस 0 डिग्री का। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा d phi E1 DS1 डॉट E DS1 कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा कॉस 0 की जो वैल्यू होती है कॉस 0, इसको कॉस 0 लेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। तो इस चीज़ को हमारा कुल मिला के d phi E1 आपका आ जाएगा E1 DS1, ठीक है। अब संपूर्ण इसके लिए, इसी पृष्ठ के लिए, जो पहले पृष्ठ के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा समाकलन ऑफ d phi E1 समाकलन ऑफ E1 DS1, ठीक है। अब यहाँ पर आपका D से ये हो गया, तो ये phi E1 जो आपका प्राप्त होगा E1 समाकलन ऑफ DS1। और ये पृष्ठखंड जैसा है आपका, इस पृष्ठखंड के लिए एरिया के बराबर, तो ये इसका मान हो जाएगा DS1 इज इक्वल टू A। तो A रख देंगे तो phi E1 इज इक्वल टू आ जाएगा A, ठीक है। A आएगा, EA आएगा तो E1 A हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1, इसको यहीं पर छोड़ देते। अब इसी चीज़ को आगे की ओर हम बात करेंगे। तो आगे में हमारा दूसरा जो पृष्ठखंड है वो है E2, तो DS2। तो पृष्ठखंड जो है, पृष्ठखंड DS2 पर वैद्युत फ्लक्स,
तो पृष्ठखंड DS2 पर वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा d फाई E2 इज हो जाएगा E2 डॉट DS2, ठीक है। और इसको ओपन करेंगे तो E2 DS2 कॉस ऑफ थीटा। ध्यान देंगे यहाँ पर, आपका ध्यान देंगे, क्या देंगे कि E2 और DS2 की जो दिशाएं हैं उनके मध्य जो एंगल है वो 180 डिग्री का बन रहा है, 180 अंश का आपका बनेगा। तो कॉस जो थीटा इज टू 180 बात करी, और 180 कॉस ऑफ 180 की इज टू होता है जो कॉस ऑफ 180 या कॉस पाई भी कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है -1। तो यहाँ से आपका d फाई E2 हो जाएगा E2 DS2, ठीक हो गया, E2 DS2 बट माइनस में आएगा। फिर हम इसी पृष्ठ के लिए संपूर्ण में निकालेंगे तो d फाई E2 समाकलन ऑफ माइनस ऑफ E2 DS2, ये बन जाएगा फाई E2 और बराबर माइनस E2 और ये बन जाएगा DS2 समाकलन ऑफ, और इसकी वैल्यू क्या है, DS1 की है तो इसकी भी देयरफॉर DS2 इज टू ए। तो यहाँ पर फाई E2 बराबर आपका आ गया माइनस ऑफ E, ठीक हो गया, ये आ गया माइनस ऑफ E। तो दोनों की जो वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों वैल्यूँ हैं। इसी तरीके से हम इस तरह जो पृष्ठखंड है वो निकालेंगे DS3। तो पृष्ठ DS3 पर वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा d फाई E3 डॉट DS3 और ये ओपन होगा E3 DS3 कॉस ऑफ थीटा, और ये कॉस ऑफ थीटा जो हो जाएगा कितने का एंगल है, थीटा इज टू 90 का, 90 में कॉस 90 जो होता है 0 होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस 90 इज टू 0। तो यहाँ पर d फाई E3 इज टू 0 मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएगा, तो फाई E3 इज टू आपका आ जाएगा 0। तीनों ही फ्लक्सों को ऐड करेंगे तो कुल फ्लक्स जो हो जाएगा, कुल फ्लक्स फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। तो फाई E1 आपका ये है, ये माइनस ऑफ ये प्लस 0, तो यहाँ पर कुल वैद्युत फ्लक्स जो आ गया आपका क्या आ गया, 0 आ गया, 0। अगर गाउस के नियम के अनुप्रयोग द्वारा, गाउस के नियम के साथ अगर हम इसमें तुलना कराएंगे तो आपका जो कुल तुलना होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, आएगा ना, टू 0, दिस इम्प्लाई दैट Q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा जो आवेश हो गया वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो इस स्थिति में हम कहेंगे, इस पर स्पष्ट हैं कि अगर दो निकटवर्ती, ठीक है, निकटवर्ती या समीप जब अब किसी चीज़ को लिया जाएगा निकटवर्ती स्थिति में, तो निकटवर्ती सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, अर्थात यहाँ पर आपका E1 और E2 क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, क्योंकि E1 माइनस E2 हो रहा है ना, E1 माइनस E2 दोनों ही 0 के बराबर। तो इस स्थिति में आपका ये दोनों स्थितियां कहने चाह रहे हैं, तो विपरीत स्थितियां हैं तो इनको 0 के बराबर, तो अर्थात E1 E2 बराबर E हो जाएगा। तो कुल मिला के निकटवर्ती बिंदुओं पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की जो स्थिति होती है एक समान होती है। अब हम इसी डायग्राम को, जो शीट है उस शीट को हम बीचों बीच रख देंगे और डायग्राम को पुनः सॉल्व करेंगे। तो बीचों बीच की स्थिति में जो हमने चालक शीट है उसको बीचों बीच में रख दिया, तो इस स्थिति में फिर हम पुनः निकालेंगे, सेम वही चीज़ रहेगा। तो हमको पता है पृष्ठ DS1 के कारण, अब इसको ज़रा सा शॉर्ट कर देते हैं, तो पृष्ठ DS1 के कारण आपका हो जाएगा फाई E1 जो आया था वो क्या आया था, E के बराबर आया था, ठीक हो गया, ये आपका फाई हो गया। और पृष्ठ जो DS2 था, DS2 में जो पहले था वो विपरीत दिशाओं में थे, तो वहाँ पर आपका एंगल जो बना था वो 180 डिग्री का था। अब जो एंगल बनेगा वो पुनः किसके तरह से बनेगा, 0 वाला बनेगा, तो 0 के केस में ये फाई E2 बराबर आपका आ जाएगा ये, ठीक हो गया। और तीसरा पृष्ठखंड DS3 पर आपका जो था वैद्युत फ्लक्स फाई E3 कहेंगे जिसको, वो 0 के बराबर, ठीक हो। तो यहाँ पर कुल वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा आपका, कुल फ्लक्स
सेम चीज़ें रहेंगे, समझ लो। ये एक जीरो हो गया इन दोनों के बीच, और इन दोनों के बीच वही सेम स्थिति करेंगे, सेम रूल अप्लाई होगा। तो एक ये आ गया, दूसरा भी ये, और तीसरा। तो फाई ई बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 E2 है और E3। तो यहाँ पर आपका E1A E2A और 0। और इससे पहले हमारा क्या प्रूव हुआ है कि निकटवर्ती समीपवर्ती जो E1 E2 है वो E के बराबर है ना। तो यहाँ पर आपका EA और EA ऐड होकर के फाई E आ जाएगा 2A के बराबर। इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 1। अब गाउस के नियमानुसार हमको पता है, गाउस की प्रमेय, जो गॉस की प्रमेय भी कहते हैं, गाउस के नियमानुसार जो आपका फाई ई इज इक्वल टू होता है वो होता है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। घिरा हुआ आवेश 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुना Q होता है, मतलब Q के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा ये चीज़, इन दोनों में Q का। परंतु जो पृष्ठीय घनत्व होता है वो क्या कहता है, Q अपॉन ए, एरिया के इक्वल होगा। तो यहाँ पर Q की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू ए। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, इसको यहाँ पुट करेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो आपका क्या होगा, समीकरण 1 आया था आपका फाई ई इज इक्वल टू क्या आया था, फाई ई इज इक्वल टू आपका जो इक्वेशन 1 बना था, अगर आपको याद हो, ध्यान में हो, तो फाई ई इज इक्वल टू बना था 2A, ठीक हो गया। और दूसरा वाला जो बना था वो बना था आपका सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों की तुलना कर रहे हैं तो हम इन दोनों को इस तरीके से लिखेंगे, EA 2A इंटू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर से दोनों ही साइड समान हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू है ये आपका अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली अचालक शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो आपका लास्ट में जो फाइनली सॉल्यूशन आया A इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या कहा गया इस स्थिति में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होती है, ठीक है नहीं, या उसके आधे होती है, क्योंकि 1/2 है ना, तो उसका आधा होगी, कितना होगी, आधा होगा। तो ये आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों ने आज का वीडियो देखा जिसमें हमने समझाया था गाउस के नियम का द्वितीय अनुप्रयोग। तो इसी तरीके से हम आपके साथ रहेंगे और अन्य वीडियोज़ में भी आपको जो अनुप्रयोग है उनको या अन्य जो भी फिजिक्स में आपकी चीज़ें आते रहेंगे टॉपिक वाइज आपको याद करवाएंगे। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो भी पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य अपने साथियों तक बखूबी इसको पहुंचाइए। धन्यवाद।